हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक को। तुगलक में हमने ये पढ़ा था, उससे पहले तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी कि तुगलक डायनेस्टी क्या है, सबसे बड़ी टाइम पीरियड इसी डायनेस्टी का रहा है, जिसके फाउंडर कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हमने दो तीन चीजें पढ़ी थी कि उसको क्या कहते हैं, गाजी मलिक भी कहते हैं या मलिकुल गाजी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि गाजी टर्म का इस्तेमाल तीन चीजों में होता है। कौन कौन सी चीजें? तीन थी वो। एक सेवियर ऑफ इस्लाम, दूसरा वॉरियर ऑफ इस्लाम, और तीसरा जो नॉन मुस्लिम्स को क्या करे, खत्म करे, वो भी गाजी कहलाता है। ये तीनों टर्म्स में इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ये हमने पढ़ा था कि इसी ने क्या किया था, कैनाल सिस्टम की शुरुआत की थी। नहरों की शुरुआत किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इसके साथ ही निजामुद्दीन औलिया जो सूफी संत थे, उनके साथ किसकी बहस हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक की। और इसीलिए क्या निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था कि हुजूर जो है क्या है, दिल्ली दूरस्त। ये सवाल पूछता है कि ये किसने कहा था, और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां है? दिल्ली में। ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से जब दिल्ली आ रहा था तो लकड़ी के महल में रुका, जिसको किसने बनवाया था? खुद उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने, जौना खान ने या उल्ग खान ने। और क्या हुआ कि वो लकड़ी का महल गिर जाता है और गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है, जो पूरे मध्यकाल का सबसे पढ़ा लिखा, मोस्ट एजुकेटेड राजा बनता है। लेकिन उसकी 5 गलतियां, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ा फेलियर उसको मिलता है। और इसी वजह से आज भी लोग कहते हैं कि बिना सोचे समझे कुछ करिए तो लोग क्या कहते हैं कि तुगलकी फरमान है। उन 5 में से क्या क्या था? सबसे पहला था दोआब का टैक्स बढ़ाना। जैसे ही वो दोआब का टैक्स बढ़ाता है, वहां क्या आ जाता है? अकाल आ जाता है। दूसरा था राजधानी का हस्तांतरण, राजधानी बदलना, कैपिटल का चेंज। और कैपिटल कहां से कहां ले गया था उसने? दिल्ली से दौलताबाद, और दौलताबाद देवगिरी को ही कहते हैं। और वहां भी क्या हुआ, पानी की काफी दिक्कत आई और पूरा एक हुजूम लेके चला था, तो काफी परेशानियां आई। तो 14 साल बाद उसको फिर से बदलना पड़ा। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी। उसके बाद तीसरी उसकी सबसे बड़ी गलती थी टोकन करेंसी। आज भी जो हम करेंसी इस्तेमाल करते हैं वो कैसी करेंसी? एक तरीके की टोकन करेंसी है। हमने ये पढ़ा था कि टोकन करेंसी, और उससे क्या हुआ कि लोग अपने ही घर में करेंसी बनाने लगे, और राजकोष जो होता है उसमें क्या हो गया, जितनी फेक करेंसियां थी वो भर गई और इकोनॉमी पूरी गिर गई। उसके बाद उसका कराचिल का अभियान और खुरासन का अभियान, ये दोनों बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान थे, जिससे उसको क्या मिला? कुछ मिला नहीं, सिर्फ उसके खर्च बढ़े, और जिससे क्या हुआ, इसको पूरे इसके डिक्लाइन का कारण भी बनता है। इसके साथ साथ तुगलक ने एक डिपार्टमेंट चालू किया था जो हमेशा पूछता है, दीवान ए कोही। और ये कौन सा डिपार्टमेंट था? ये डिपार्टमेंट था आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ये याद आ रहा है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दीवाने कोही था। इन्हीं सारी बातों को हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक में। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका कजिन कौन, फिरोज शाह तुगलक जो है क्या करेगा? राजगद्दी संभालेगा। तो हमको आज जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक को आप शॉर्ट में लिख लीजिए FST। ठीक है, GST नहीं, FST। FST से आपको ये याद रहेगा कि तुगलक, जैसे FST बोले तो आप फिरोज शाह तुगलक को दिमाग में रखिएगा। ठीक, तो फिरोज शाह तुगलक जो है, FST जो है, वो कजिन है किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है। और तुगलक के ही काल में कौन आया था? इब्न बतूता। ये भी हम बताए थे कि इब्न बतूता बगल में जूता उड़ जाए चिड़िया खुद। तो इब्न बतूता जो था वो कहां का काजी था, ये भी पूछता है। उसको दिल्ली का काजी बनाया था। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद उसको अपना एम्बेसडर बना के फॉरेन में, चाइना में किसने भेजा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही भेजा था, चाइना भेजा था। उसके साथ ही ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जो इब्न बतूता छूट गया था वो रिवाइज हो गया। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक में क्या क्या पढ़ना है। तो फिरोज शाह तुगलक जैसे ही राजा बनता है, इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। एक क्वेश्चन तो ये पूछ देता है कि इसका राज्याभिषेक कहां कहां हुआ और कब हुआ? तो हुआ 1351 में, और कहां कहां हुआ? थट्टा और दिल्ली, 2 जगह पे। कहां कहां पे? थट्टा में और दिल्ली में। ये 2 जगहों पे इसका राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो राजा होगा
चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो, मोहम्मद बिन तुगलक हो, या आपका क्या बोलते हैं ऐबक हो, जो भी लॉन्ग टर्म के लिए करेगा, इल्तुतमिश हो, वो एक एम के साथ राज करता है। कोई भी राजा होता है ना, उसकी एक क्या होती है, एक आइडियोलॉजी होती है। इस आइडियोलॉजी पे हम काम करेंगे, इस विचारधारा पे हम क्या करेंगे, काम करेंगे। आज की भी सरकारें क्या होती है, एक विचारधारा पे काम करती है। तो एक विचारधारा फिरोज शाह तुगलक की क्या थी, वेलफेयर, वो कल्याण करना चाहता था। उसके नीतियों से ऐसा लगता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं क्या, कि वो कल्याण जो है करना चाहता था लोगों का, और उसके लिए उसने कुछ किया, कुछ गलत चीजें भी की। तो हर राजा का क्या होता है, एक प्लस, कुछ पॉजिटिव साइड्स है तो कुछ क्या है, नेगेटिव साइड्स भी है। तो अब देखिए, सबसे जरूरी जो हमको फिरोज शाह तुगलक में ये समझना है कि वेलफेयर को स्थापित करने के लिए उसने कैसे स्थापित किया, और स्थापित करने के लिए उसको क्या चेंजेस करने पड़े, ये हम पढ़ेंगे। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि वेलफेयरिज्म में उसने क्या क्या किया, कैसे हमको पता चलेगा कि फिरोज शाह तुगलक एक कल्याणकारी राजा है जो अपनी जनता का कल्याण सोच रहा है। ये उसकी नीतियों से, भाई नीतियों से ही तो पता चलता है कि सरकार क्या चाहती है। अब चुनावी वादे जुमले तो अलग बात है, उस समय चुनाव तो होता नहीं था। और अवधि में एक कहावत है कि मुंह से बोलने का मालगुजारी ना लगा तेरा ही, तो मुंह से बोलने का क्या है, वाकई कुछ लगना तो है नहीं। तो बात चाहे कुछ भी बोलिए, अगर राजा क्लेम करता है कि हमारा स्वर्णिम काल है, इससे अच्छा कभी कुछ नहीं रहा, या कोई कहे कि आपको है ये है, मतलब इससे बेहतर काल तो आया ही नहीं, तो क्लेम तो सब करते हैं, लेकिन नीतियां बताती हैं कि वास्तविकता में क्या रहा। तो आइए इसकी कुछ नीतियां, ये एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसको समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पहली नीति ये थी कि इसने दीवाने खैरात बनाया था। खैरात का मतलब समझते हैं ना, खैरात देना, फ्री में देना भी कहते हैं ना कि खैरात दिए हैं, तो खैरात का मतलब फ्री में थी। इसने क्या किया, महिलाओं के विकास के लिए, देखिए यहाँ पे विमेन, महिलाओं के विकास के लिए और मुस्लिम विधवाओं के लिए। यहां याद रखिएगा, हिंदू विधवा नहीं। हाँ, बहुत बार पेपर में क्या करता है, विडो एंड विमेन कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। विधवा के लिए और औरतों के लिए इसने दीवाने खैरात बनाया। और इसी दीवाने खैरात में ये क्या करता था कि लड़कियों की शादी कराता था, मैरिज कराता था। गरीब बच्चियों की क्या करता था, शादी कराता था। आज के नेता भी क्या करते हैं, जो लोकप्रिय नेता है, देखिए क्या करते हैं, सामूहिक विवाह कराते हैं। वो सामूहिक विवाह कौन करा रहा है, फिरोज शाह तुगलक भी करा रहा है। और महिलाओं को और मुस्लिम जिनको क्या है विडो हो गए, उनकी रीमैरिज भी कराता था। ये फिरोज शाह तुगलक का कौन सा डिपार्टमेंट करता था, ये करता था दीवाने खैरात। ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद इसने एक खैराती अस्पताल बनवाया। अब खैराती अस्पताल का मतलब क्या हो गया, फ्री का अस्पताल। हमको आज तो मिल नहीं रहा, सोचिए मध्यकाल में दे रहा है फिरोज शाह तुगलक। कौन दे रहा है, दारुल शिफा, उसका नाम क्या है, दवा दारू कहते हैं ना, दवा दारू लेने जा रहे हैं। दवा का सत्व वाला दारू नहीं, वो दारू कहते हैं, अल्कोहल की मात्रा होती है। तो दारुल से याद रखिएगा हॉस्पिटल, दारुल शिफा। इसी को क्या कहते थे, बीमारिस्तान। हॉस्पिटल कौन जाता है, बीमार आदमी, ठीक है, तो बीमारिस्तान या शिफा खाना। हॉस्पिटल को शिफा खाना भी कहते हैं, दवा खाने को शिफा खाना कहते हैं। और ये तीनों डिपार्टमेंट क्या है, ये क्या है, ये है आपका खैराती अस्पताल, फ्री का हॉस्पिटल है ये। और ये कौन बनवाया है, और सारी जनता के लिए खुला है। ये मत समझिएगा कि सिर्फ रूरल क्लास के लिए, नहीं, पूरी जनता के लिए खुला है। तो खैराती अस्पताल दारुल शिफा फिरोज शाह तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। हाँ, ये पूछते कि दारुल शिफा क्या है, तो खैराती अस्पताल है, फ्री का अस्पताल है, बीमारिस्तान है, शिफा खाना है। ये पूछते कि दीवाने खैरात क्या है, तो विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए, बच्चियों के बच्चियों का मतलब है उस समय चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी लड़कियों की 13-14 साल पे, तो उन गरीब लड़कियों की शादी के लिए, और क्या है, वुमेन्स के कल्याण के लिए भी क्या है, दीवाने खैरात बनाया गया। उसके बाद ये बताइए कि क्या छूटा, वृद्ध आदमी छूट गए, तो इसने दीवाने इस्तेहाक बनाया। क्या बनाया, इस्तेहाक। ये विभाग है पेंशन विभाग, और किसको पेंशन मिलेगा, ओल्ड एज्ड पर्सन को। अब बताइए, ये तो लग रहा है जैसे कि आज की सरकार चल रही है। ओल्ड एज्ड आदमी जो है उनको क्या मिलेगा, एक भत्ता मिलेगा, एक पेंशन मिलेगी, और उसको क्या नाम रखा गया, दीवाने इस्तेहाक। याद रखिएगा, दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग। शिफा से याद रखिएगा दवा दारू,
ठीक। उसके बाद खैरात का मतलब भी आप समझ रहे हैं। और ये किसके लिए है? ओल्ड एज के लिए। देखिए तीनों सवाल पूछता है। ये क्या है, इसका नाम क्या है, किस चीज के लिए को कहते हैं और किसके लिए बना है, ये तीनों। तो दारुल शिफा कौन सा डिपार्टमेंट है? हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है। खैराती किसके लिए? सबके लिए, दवा दारू के लिए। ये खैरात वुमेन और रिमैरिज के लिए, विडोज के लिए। और ये भी कौन सा डिपार्टमेंट है? कल्याणकारी। उसके बाद इसने क्या किया कि अब बचे कौन? महिलाएं हो गई, बूढ़े हो गए, आपका स्वास्थ्य हो गया, बचे हम जैसे और आप जैसे क्या युवा, जिनको क्या चाहिए? जॉब। इसने क्या किया कि एक एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट भी बनाया, रोजगार विभाग, कार्य एवं पब्लिक वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। अब बताइए कि रोजगार विभाग का भी गठन करता है जिससे क्या हो कि युवाओं को रोजगार मिल सके। कितना दूरदर्शी वेलफेयर। अब बताइए कि क्या इसका एम कल्याणकारी राज्य बनाना है या नहीं है? आप खुद से सोच के बताइए। तो इसने क्या बनाया? महिलाएं हो गई, अस्पताल हो गया, बूढ़े हो गए, तो जवानों के लिए कार्य और एम्प्लॉयमेंट विभाग। उसके बाद ये सारी चीजों को चलाने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी? कई सारे लोगों की। आज क्या होता है? ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो पहले के जमाने में ब्यूरोक्रेट्स तो होते नहीं थे। पहले के जमाने में क्या होते थे? गुलाम होते थे, स्लेव्स होते थे। इसने गुलामों का क्या किया? एक डिपार्टमेंट बनाया। और गुलाम किसको कहते हैं? बंदी को। अगर हम कहें कि आप मेरे बंदी हैं तो आप क्या होंगे? आप मेरे गुलाम भी हुए। देखिए एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, कहने की बात से सीखिए। मतलब मैं सिखा रहा हूं कैसे याद होगा। तो उस बंदी से याद रखिएगा, दीवान ए बंदगान। क्या है? दीवान ए बंदगान। जो बंदी है, जो स्लेव है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? गुलामों का डिपार्टमेंट है। और ये कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के पास मध्यकाल में सबसे ज्यादा गुलाम है, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन सा ऐसा राजा हुआ जिसके पास सबसे ज्यादा गुलाम थे? तो वो कौन होगा? एफएसटी होगा। पीछे से बोलिए कि कौन होगा? तो फिरोज शाह तुगलक होगा। और दीवाने बंदगान में लगभग लोग उस समय के हिस्टोरियन बताते हैं कि 1 लाख गुलाम इसके पास थे। ठीक। और ये सारी चीजें ये चला रहा है। अब ये चीज बताइए, इन सारी चीजों को चलाने के लिए क्या चाहिए आपको? इन सारी चीजों को चलाने के लिए चाहिए मनी। बिना अर्थव्यवस्था के सब चौपट है, वो देश हो कुछ भी हो। अर्थव्यवस्था क्या है? मुख्य है। और जब तक अर्थव्यवस्था तगड़ी नहीं होगी तो उस अर्थव्यवस्था को, उस पैसे को लाने के लिए अर्थव्यवस्था किससे चलेगी? मुद्रा से। तो मुद्रा कैसे आएगी? वो आएगी टैक्सेस से। अब ये बताइए कि टैक्स में मैंने एक चीज बताया था कि मध्यकाल में सबसे ज्यादा टैक्स किस चीज से आता है? कमेंट करिएगा। ये आप करते रहिए, लैंड रेवेन्यू से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं। लैंड रेवेन्यू से सबसे ज्यादा टैक्स आता है, भूमि कर से। तो जो भी सुधार करने होंगे आपको भूमि से करने होंगे। और मैंने बताया था कि तुगलक डायनेस्टी किसके लिए? एग्रीकल्चर के सुधार के लिए जानी जाती है। तो इसने क्या किया? इस्लामिक लॉ के, इस्लाम धर्म के जो कानून हैं उसके हिसाब से इसने क्या किया? इसने जो है, लाइट भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सफिशिएंट लाइट है कि आप पढ़ सकें। 4 तरीके के कर लगाए। कितने तरीके के? 4 तरीके के कर माने जाते हैं इस्लामिक लॉ में। ठीक है, चारों तरीके के कर ये लगाता है। दूसरी बात, ये एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म करेगा ये हम पढ़ेंगे। पहले चारों कर देखिए। और ये एक पहला राजा है जो कोशिश करता है कि शरीयत के हिसाब से चले। यानी मुस्लिम कानून को क्या कहते हैं? शरीयत कहते हैं। मुस्लिम कानून के हिसाब से, इस्लामिक लॉ के हिसाब से क्या चले? पूरा राजकाज चले। और इसी इस्लामिक लॉ को शरीयत भी कहते हैं। शरीयत के हिसाब से चलाना चाह रहा था। ये पहला राजा था जिसने अटेम्प्ट किया था। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले आता है खराज। ठीक है, तो याद करिए मुफ्त खराज मैंने बताया था। ये हो गया आपका लैंड रेवेन्यू टैक्स। ठीक है, लैंड रेवेन्यू टैक्स, खराज। उसके बाद आता है जकात। जो रिच मुस्लिम होते हैं ना, वो जकात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? दान देते हैं। ठीक है, रिच मुस्लिम्स क्या करते हैं? जकात करते हैं, अपने कमाई का कुछ हिस्सा। ये जकात सिर्फ रिच मुस्लिम के लिए था, मतलब ये हिंदू नहीं देते थे। ये कर जो है कौन नहीं देता था? हिंदू नहीं देते थे। जकात हिंदू नहीं देते थे, खराज हिंदू देते थे, और जजिया मुस्लिम नहीं देते थे। जजिया कैसा टैक्स है?
बताइए, मैंने बताया ना जजिया आपको पढ़ाया है, जजिया नॉन मुस्लिम टैक्स है कि मुस्लिमों के अलावा सब लोग क्या करेंगे, जजिया देंगे। लेकिन इसने छूट रखी थी, किसको किसको, वुमेन्स को, महिलाओं को, बच्चों को, जो चाइल्ड है उनको, और जो डिसेबल्ड है, जो दिव्यांग है, जिनको आप पहले विकलांग बोलते थे, डिसेबल्ड है, वो भी जजिया नहीं देंगे। ठीक है। इसके साथ साथ पहले ब्राह्मण से जो है जजिया नहीं ली जाती थी। किससे नहीं ली जाती थी, ब्राह्मण से, यानी जो ब्राह्मण होते थे उनसे जजिया नहीं ली जाती थी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक अपनी किताब जो उसकी आत्मकथा है फिरोज शाही में लिखता है ये कि ब्राह्मण को मैंने इस वजह से नहीं दिया, इस वजह से मैंने इंक्लूड किया कि इसने ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाला ये पहला सुल्तान है। कौन है पहला सुल्तान, ये क्वेश्चन पूछता है। इसने ब्राह्मणों को छोड़ा नहीं, ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया, और उसका तर्क ये दिया कि चलिए वुमेन, चाइल्ड और डिसेबल्ड तो अनेबल हैं, वो कैसे देंगे, लेकिन ब्राह्मणों को क्यों छोड़ू, उनमें क्या कमी है कि वो जजिया नहीं देंगे। अब समझ रहे हैं कि उसने भारत के वर्ण व्यवस्था को काटा और कहा कि नहीं, हम आपको कोई विशेषाधिकार नहीं देंगे, आपको हिंदू विशेषाधिकार दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, वो लीजिए, लेकिन मैं नहीं दूंगा, फिरोज शाह तुगलक नहीं देगा। ये इसने अपनी आत्मकथा में लिखा है ऐसा। ठीक है। तो हाँ, एक चीज और, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये बात समझिए, ये सब इतिहासकार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये नहीं कि हाँ ब्राह्मण विरोधी बातें हैं या सही है गलत है, ये आप जानिए सही है क्या गलत, इतना आपके पास अपने दिमाग में होना चाहिए कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत। ठीक है। तो इसने क्या किया कि ब्राह्मण्स पे जजिया को इंट्रोड्यूस किया। क्या किया, जजिया को इंट्रोड्यूस किया। इस वजह से कई बार सवाल पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाला सुल्तान का नाम बताइए, तो वो है फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद खम्स कहते हैं लूट के कर को। अब लूट का कर क्या होता है, आप जानते हैं कि मध्यकाल में क्या हो रहा था कि राजा क्या करते थे, जब दूसरी जगह जाते थे तो लूटते थे, और यही नहीं आपका ये मराठा भी लूटते थे, लेकिन वो जो है क्या करते थे कि चौथ लेते थे, और ये खम्स लेते थे। और खम्स होता है लूट का 20% या 1/5। ठीक है, चेंज करेंगे तो आ जाएगा ना 1/5। तो लूट का 20% क्या होगा, ये जाएगा राजकोष में। कहां जाएगा, राजकोष में जाएगा, और 4/5 जो है वो सैनिकों में बांट दिया जाएगा। इसी वजह से सैनिक खूब मन से लूटते थे कि जितना लूटेंगे उतना क्या होगा, हमको पैसा मिलेगा। और इसी का उल्टा किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी 1/5वां हिस्सा क्या करता था, अपनी सेना को देता था, और 4/5 अपने रख लेता था। तो ये याद रखिएगा कि कभी कभी पीसीएस वाले क्या करते हैं, आपसे ये पूछ लेते हैं कि खम्स का परसेंटेज कितना है। तो अगर आपको खम्स का परसेंटेज नहीं पता है, फिर पीसीएस के सवाल फंस जाएंगे। तो खम्स का परसेंट कितना है, 20%। ठीक है, यानी 1/5। उसके बाद इसने क्या किया कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ रिफॉर्म किए थे उसको चेंज किया। इसने इक्ता को जो है अनुवांशिक कर दिया, हेरिडिटरी कर दिया, कि अब जिसको भी इक्ता मिल गया वो क्या हो गया, एक हमारे साथ जुड़ गया। और इससे क्या हुआ कि जो अमीर थे, इसको मिलिट्री, इसमें जो पे मिलिट्री रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, परमानेंट मिलिट्री, उसको हटा दिया और इक्तदारी सिस्टम को फिर से लागू किया। इससे ये हुआ कि एक तो इसको नगद वेतन नहीं देना पड़ता था, दूसरी चीज ये होती थी कि खम्स से ये लोग तैयार रहते थे कि हम लूटने चलेंगे आपके साथ, और तीसरी चीज ये हुई कि इसको न चाहते हुए भी एक फिक्स फोर्स मिल गई। क्यों, क्योंकि इक्ता क्या हो गया, अनुवांशिक हो गया। अनुवांशिक हो गया तो इसको बार बार इक्ता बांटने की जरूरत नहीं होती थी। दूसरी चीज क्या होता था कि अब ये है कि अगर हमारे पिता के पास इतने सैनिक हैं, तो इक्तेदार अगर बेटा भी होता था तो उसके पास भी उतने सैनिक होते थे। ये हो गया आपका टैक्सेस में चीज। उसी के साथ इसने क्या किया कि एग्रीकल्चर में कुछ बड़े बदलाव किए, जिसमें सबसे पहला काम था कि कैनाल्स जो थे, जो नहरें थी, उनमें उसका एक बृहद जाल बिछाया, और जिसमें 5 प्रमुख नहरें जो सबसे बड़ी थी, 5 बिग कैनाल्स,
तो नहरों का विकास की अगर बात आती है तो कौन आएगा? नहरों के विकास की बात आएगी तो फिरोज शाह तुगलक आएगा। और जब बात आएगी कि कैनाल सिस्टम की शुरुआत किसने की तो कौन आएगा? गयासुद्दीन तुगलक। और इसको कैनाल से क्या होगा? आपका इरिगेशन होगा, सिंचाई होगी। तो इसने क्या किया कि भाई हम कैनाल बनवाए हैं तो इरिगेशन टैक्स भी दीजिए। और इरिगेशन टैक्स का नाम था हक ए सर्व, कि हम कैनाल बनवाए तो हम हक से मांगेंगे, हमारा हक है इरिगेशन टैक्स। तो उससे याद करने के लिए बस बता रहे हैं, हक ए सर्व इसका नाम दिया इरिगेशन टैक्स का। और पीसीएस के हिसाब से इसका भी पूछ लेता है कि कितना परसेंट होता था, तो उपज का, किसका? उपज का 1/10 आपका क्या हो गया? इरिगेशन टैक्स हो गया। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, कुछ मुख्य बातों को देखते हैं आगे। तो फिरोज में देखिए हमने मेनली ऑलमोस्ट सब पढ़ लिया। कुछ और चीजें जो पढ़नी है वो है कि इसने 300 नए शहरों को बसाया, ठीक है, बनाया नहीं बसाया। तो बसाने में कौन कौन से शहर थे? फिरोजाबाद उसी के नाम से, जौनपुर, जौनपुर से ये पूछता है कि जौनपुर किसकी याद में बनाया? तो इसने अपने कजिन मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाया। और उसका दूसरा नाम क्या था? जूना खान या जौना खान। जौना खान की याद में ही क्या बना? जौनपुर। और जौनपुर मध्यकाल का एजुकेशन सिटी माना जाता था, कैपिटल, एजुकेशन कैपिटल, क्या? शिक्षा का ही राजधानी मानी जाती थी। किसको? जौनपुर को। और इसी वजह से जौनपुर को एक और नाम दिया जाता है सिराजे अवध या अवधे सिराज, जो भी आपकी मर्जी, इधर से पढ़ लीजिए या उधर से पढ़ लीजिए, सिराजे अवध या अवधे सिराज। ये क्वेश्चन पूछता है सीधे जौनपुर से। मैंने सोचा यही बता दूं, खत्म हो जाएगा, कि एजुकेशन कैपिटल है ये मध्यकाल में भारत का। और इसको क्या बोलते हैं? सिराजे अवध या अवधे सिराज। कुछ प्रमुख शहरों में हिसार, फतेहाबाद और दिल्ली का फिरोज शाह कोटला जो किला है, या कोटला फिरोज शाह उल्टा भी लिखा जाता है, कोटला फिरोज शाह किला है, वो कहां पे है? दिल्ली में है। ये भी लिख लीजिए। अरे फिरोज शाह, जो क्रिकेट वाले होंगे वो तो एकदम अच्छे से जानते हैं कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम रहा है, वो तो जीवन भर नहीं भूलते हैं। एक ऐसी पिच जहां कभी भी बाउंस हो जाए, कब नीचे रह जाए पता नहीं, ठीक है। अब उसका नाम क्या हो गया? अरुण जेटली हो गया है। हालांकि उस स्टेडियम का नाम, पहले उसको किस नाम से जाना जाता था? फिरोज शाह कोटला नाम से। वो जो है ये सब किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसका जो मेन आर्किटेक्ट था, जो मेन वास्तुकार था, जो बनाता था, वो उसका भी नाम पूछता है कभी कभी पीसीएस वाले, मलिक गाजी सहना। क्या चीज? मलिक गाजी सहना। उसके साथ इसने डिजाइन्ड वे में बनाया तो 1200 गार्डन भी बनवाए शहरों के साथ साथ। कितने गार्डन बनवाए? 1200 गार्डन। हाँ, एक चीज ये एग्जैक्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने गार्डन, क्योंकि ये प्लस में है सारा, 300 प्लस 1200 प्लस, एग्जैक्ट कहीं भी फिगर नहीं है कि इतना बनवाया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि इसने अशोक के 2 पिलर, स्तंभ अशोक के कई जगह थे, अशोक के 2 स्तंभ, एक टोपरा का स्तंभ, दूसरा मेरठ का स्तंभ, और दोनों को कहां ले आया? दिल्ली ले आया। ये भी पूछता है कौन सा ऐसा सुल्तान है जो अशोक के दोनों स्तंभों को दिल्ली ले आया? वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद इसने ज्वालामुखी टेंपल लाइब्रेरी थी, वहां पे 1300 टेक्स्ट को, मतलब 1300 किताबों को इसने क्या किया? पर्शियन में अनुवाद कराया। फारसी में क्या कराया? अनुवाद कराया। और उसमें से कुछ अनुवादी किताबों को नाम दिया गया, जैसे होता है ना कि बंच बनाया गया, वॉल्यूम्स बनाए जाते हैं ना, उसमें नाम दिया गया दलाते फिरोज शाही। क्या नाम दिया गया? दलाते फिरोज शाही, याद रखिएगा, दलाते फिरोज शाही। और इसी तरीके से इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम, एक तो ये भी पूछता है कि मध्यकाल में ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी? तो एकमात्र सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, एकमात्र सुल्तान। और उस किताब का नाम है फतूहत ए फिरोज शाही। क्या है? फतूहत ए फिरोज शाही, ठीक। उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी ने इसके ऊपर किताब लिखी, उस किताब का नाम है तारीखे फिरोज शाही। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब फतूहत आएगा फिरोज से, जब 2 एफ आएगा तो फिरोज शाह तुगलक, 1 एफ आएगा तो जियाउद्दीन बर्नी। याद करने के लिए बता रहा हूं, पूरा याद रहे तो अच्छी बात है कि फतूहत ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, तारीखे फिरोज शाही,
बर्नी की किताब है दैट्स। उसके बाद इसने क्या किया, मुस्लिमों की हज यात्रा सबसे पवित्र यात्रा मानी जाती है, तो हज यात्रा के लिए इसने क्या किया कि हज की जो यात्रा है वो स्टेट के एक्सपेंसेस पे होगी। किस पे होगी? राज्य के खर्चे पे होगी, इसकी व्यवस्था की। और ये पहला सुल्तान है जो राज्य के खर्चे पे क्या करेगा, हज को भेजेगा मुस्लिमों को। दूसरा इसने क्या किया कि पर्दा प्रथा का इसने पुरजोर समर्थन किया। ठीक है, महिलाओं के विकास का काम कर रहा है, लेकिन पर्दा प्रथा का भी ये क्या कर रहा है, पुरजोर समर्थन कर रहा है। ये भी पूछता है कि कौन सा ऐसा सुल्तान है जो पर्दा प्रथा को पूरी तरीके से समर्थन करता है, तो वो है फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद ये 1388 में डाइड, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। उसके बाद कई लोग आते हैं जिसमें अबू बकर हुए, हुमायूं हुए, इनमें से हमको किसी को नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को। और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह से भी सिर्फ एक सवाल पढ़ना है कि इसी के टाइम तैमूर भारत आया था। कौन? तैमूर लंग। और ये कौन है? मंगोल है, और मंगोल काफी समय से भारत आना चाह रहे हैं। तैमूर लंग भारत आया था, वो वाला तैमूर नहीं, सैफ अली खान वाला तैमूर नहीं, तैमूर लंग। ये नहीं पता चला तैमूर पूछे कि तैमूर भारत कब आया तो बर्थडे याद करने लगे कि तैमूर का बर्थडे कब है। नहीं, ये कब आ रहा है, ये नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय में आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि किसके डायनेस्टी में आया, तो तैमूर लंग किसकी डायनेस्टी में आ रहा है, तुगलक डायनेस्टी में आ रहा है। ठीक है, और तैमूर लंग का ही एक सेनापति खिज्र खान, कौन? खिज्र खान नए वंश की शुरुआत करेगा भारत में, जिसको हम सैयद वंश भी कहेंगे। तो अब हम अगली क्लास जो होगी वो कब पढ़ेंगे, अब खिज्र खान से स्टार्ट करेंगे, सैयद वंश से। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।